गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और आज का हमारा जो है 5वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जो 14 प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्यूल्स के, उस प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो है स्टडी किया है हेनरी फ्यूल्स कौन था और उसने इस थीरीज़ को किस तरह से प्रपोज किया है। सो हेनरी फ्यूल्स एक कोल इंडस्ट्रीज़ में इंजीनियर था और उस ऑर्गेनाइजेशन जो था वहाँ पे उन्होंने इंजीनियर से मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर का जो सफ़र, वहाँ तक उन्हें प्रमोशन मिला था। और प्रमोशन मिलने के बाद उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑब्जर्वेशन किया, एम्प्लॉयज़ पे स्टडी किया, और उसके बाद 14 जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के उन्होंने उसे प्रपोज किया। उनकी जो बुक्स है जनरल एंड इंडस्ट्रियल्स एडमिनिस्ट्रेशन, इस बुक में उन्होंने जो प्रिंसिपल्स है 14 प्रिंसिपल वो उन्होंने प्रपोज किए। वो 14 प्रिंसिपल्स कौन से हैं उसको हम पहले देख लेते हैं और बाद में वन बाय वन उन प्रिंसिपल्स को हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल्स था उसमें का जो हेनरी फ्यूल्स ने प्रपोज किया था, फर्स्ट नंबर का प्रिंसिपल्स है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद सेकंड नंबर जो है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड नंबर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, फोर्थ नंबर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड कमांड, फिफ्थ नंबर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स नंबर प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, नंबर 7 प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, नंबर 8 प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशंस, नंबर 9 प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, नंबर 10 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, नंबर 11 प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, नंबर 12 प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्टेनियर, नंबर 13 प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूट, नंबर 14 प्रिंसिपल ऑफ टीम वर्क। तो ये 14 प्रिंसिपल्स प्रपोज किए हेनरी फ्यूल्स ने। उनकी जो बुक्स है फेमस बुक, फिर से एक बार उस बुक्स को आपको याद रखना है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन नाम का उनका बुक था। उस बुक्स में ये 14 प्रिंसिपल जो है उन्होंने प्रपोज किए या एक्सप्लेन किया, जिसे अब वन बाय वन उस प्रिंसिपल्स को हमें डिटेयली स्टडी करना है, अच्छी तरह से उस प्रिंसिपल्स को समझ लेना है। बिकॉज ये जो प्रिंसिपल्स है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आप चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हो या फिर आपके खुद के लाइफ में भी इसका यूज़ करके आप खुद को एक सक्सेसफुल बना सकते हो। सो फर्स्ट जो प्रिंसिपल्स हमें स्टडी करना है उसको समझ लेना है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग दिस प्रिंसिपल्स the work is divided into different kinds such as technical, financial, commercial, security operation, accounting and managerial. It is assigned to employees as per their qualities and capabilities. It helps in improving efficiency and expertise of employees, which ultimately turn into expected productivity level. इस प्रिंसिपल्स में हेनरी फ्यूल्स का कहना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क किया जाता है उस वर्क को आप सबसे पहले क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अलग अलग तरीके से उसे डिवाइड करना है, जैसे टेक्निकल, फाइनेंशियल, कॉमर्शियल, सिक्योरिटी ऑपरेशन या अकाउंटिंग, मैनेजरियल जो टास्क है उसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। और आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ है उस एम्प्लॉयज़ में उसको आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, असाइन करना है। अब असाइन करते समय जो एम्प्लॉयज़ के पास जो क्वालिटीज़ है, उनके पास उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है और उनके पास जो स्किल्स है और उनका एक्सपीरियंस किस में है, उस हिसाब से आपको क्या करना है, उस वर्क को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब इस तरह से उसको आप डिवाइड करोगे, असाइन करोगे एम्प्लॉयज़ को, सो इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या हेल्प मिलेगी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स है
जो एम्प्लॉयज़ है उस एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होगी और उनको उस वर्क करने में आप बार बार वही काम करते हो तो उसमें आपको एक्सपीरियंस आ जाता है। तो उस एक्सपीरियंस से जो आपकी काम करने की लेवल है वो भी बढ़ जाती है और इसका आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी लेवल है वो अल्टीमेटली उसको क्या कर सकते हो आप इंक्रीज कर सकते हो। सो इस तरह से जो प्रिंसिपल्स है इंटरफ्यूल्स का फर्स्ट वो कहता है कि आपको क्या करना है, जो वर्क आपके ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है उसको सबसे पहले आप डिवाइड करो और जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्किल्स क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्रिकेट का जो गेम है, क्रिकेट के गेम में बहुत सारे वर्क्स किए जाते हैं। आप क्रिकेट गेम में आपको पता है बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी एंड विकेट कीपिंग जो है, ऐसे बहुत सारे वर्क्स उस गेम में किए जाते हैं। अब जहाँ पे क्या होता है, जो पूरा गेम है ये क्या हुआ है, डिवाइड किया है, अलग अलग टास्क में इस गेम को डिवाइड किया है। अब यहाँ पे ये जो टास्क होते हैं उसको किस तरह से असाइन किया है, जिस खिलाड़ी के पास या जिस प्लेयर के पास बॉलिंग का स्किल होता है या जिसको एक्सपीरियंस होता है बॉलिंग करने का उसको बॉलिंग का काम दिया जाता है, जिसके पास बैटिंग का स्किल है उसको बैटिंग का काम दिया जाता है, जिसके पास फील्डिंग करने की क्वालिटीज़ है उसको पॉइंट पे फील्ड करने के लिए रखा जाता है और जिसके पास विकेट कीपिंग करने की कैपेबिलिटीज़ है, क्वालिटीज़ है, स्किल्स है उसको विकेट कीपिंग करने के लिए रखा जाता है। तो इस तरह से इस वर्क को डिवाइड करके इजी बनाया जाता है। सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन, इट इज़ नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन appropriately from subordinate. Authority always come with the responsibility. If the manager is given the authority to complete a task within a given time, he should be held responsible. If he does not complete the work in given time, manager should have proper authority to take managerial decision on his own in respect to the goal. अथॉरिटीज़ जो है डिसीज़न लेने का राइट्स है और ये राइट नेसेसरी होता है। आपको कोई भी काम जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली पूरा करना है, अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स है उनसे आपको पूरा करना है, तो उसके लिए आपको डिसीज़न लेने का राइट होना ज़रूरी होता है। अब जो अथॉरिटीज़ है वो हमेशा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, यानी जब आपको कोई अथॉरिटीज़ मिलती है तो उसके साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होती है। अब जब आप ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को अथॉरिटी दे रहे हो कि आपको क्या करना है, गिवन टाइम पीरियड्स में एक टाइम के भीतर आपको क्या करना है, वर्क पूरा करना है, जो काम आपको दिया है वो पूरा करना है। सो उसके लिए आपको वो काम उस समय के अंदर, उस समय के भीतर पूरा करवा लेना ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब इस काम को पूरा करने के लिए मैनेजर्स को प्रॉपर अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि वो उसके हिसाब से उस काम को विद इन अ टाइम पीरियड पूरा करने के लिए क्या कर सकता है, डिसीज़न ले सकता है, उसको उस तरह का राइट होना ज़रूरी होता है। तो इसी जो सेकंड प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हेनरी फ्यूल्स का, उनमें फ्यूल्स का कहना है कि आपको क्या करना है, जिस पर्सन को आप वर्क डिवाइड कर रहे हो, उसको वर्क आप दे रहे हो, असाइन कर रहे हो, तो उस वर्क के साथ साथ आपको उसको क्या करना है, अथॉरिटीज़ भी देना है, यानी कि डिसीज़न लेने का राइट भी उसको आपको क्या करना है, देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं
जिसका नाम आप सब जानते हो, विराट कोहली। सो उसको उनको आपने काम दिया है कि ये जो टीम है 11 लोगों की, इस टीम के साथ आपको क्या करना है, इस मैच को जीतना है। सो आपने उनको जो वर्क्स दिया है तो उस वर्क के साथ साथ उनको आपको क्या करना है, राइट भी देना है कि आप अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से क्या कर सकते हो, डिसीज़न ले सकते हो। यानी कि किस बॉलर से किस समय आपको बॉलिंग करवाना है, किस बैट्समैन के साथ आपको क्या करना है, ओपन करवाना है, किस फील्डर को आपको कहाँ पे रखना है, ये अथॉरिटीज़, ये जो राइट्स है उनको आपको देना होगा। तभी जो जाके ओए उस वर्क को क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। तो यही जो कहना है हेनरी फ्यूल्स, आप जिसे वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वर्क असाइन कर रहे हो, उसको उस वर्क को पूरा करने के लिए आप उसको क्या कीजिए, पूरी तरह से अथॉरिटीज़ दीजिए। अथॉरिटीज़ देने के बाद वो उसके साथ अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, discipline is the most essential thing in the organization. Employees must obey and respect the rules that govern the organization. Discipline helps to achieve the goals in the organization. Good discipline is the result of effective leadership. There must be a clear understanding between the management and worker regarding the organization's rules. Basic discipline should be observed at all level of management. हेनरी फ्यूल्स का कहना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना काफ़ी इम्पोर्टेंस है। उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज़ है, कर्मचारी है, उन एम्प्लॉय ने उस ऑर्गेनाइजेशन की जो रूल्स है, उस रूल्स का आदर करना, रिस्पेक्ट करना और उसका पालन करना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और जो डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन जो ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उस गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। अब जो गुड डिसिप्लिन है, एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप वहाँ पे देती है और मैनेजमेंट के हर लेवल पर जो है डिसिप्लिन का पालन होना ज़रूरी है। सो इसी तरह से नेक्स्ट जो प्रिंसिपल्स कहा है हेनरी फ्यूल्स ने, वो काफ़ी इम्पोर्टेंस है कि डिसिप्लिन होना काफ़ी ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजमेंट करते समय यदि डिसिप्लिन नहीं होता है तो आप जो है किसी भी काम को अच्छी तरह से पूरा नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप समय पे यदि सारी बातें आप पूरी करती हो, यानी समय पे आते हो ऑर्गेनाइजेशन में और समय पे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाते हो और फिर वहाँ के रूल्स जो है अच्छी तरह से फॉलो करते हो, जैसे कि यूनिफॉर्म, आई कार्ड, वहाँ की जो डिसिप्लिन्स है उसको आप अच्छी तरह से फॉलो करते हो, तो उसका जो रिज़ल्ट है आपको अच्छा मिलेगा और वो रिज़ल्ट और वो डिसिप्लिन आपको जो है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उसको अचीव करने में आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। Each members of organization should receive order from only one superior. This principle helps in managing conflict and solving dispute among peoples in organization. It also helps in avoiding confusion. If an employee receive command from more than one authority, he will confused and will not be able to take decision about whose order should be followed. This is a wrong approach. For this,
organizational hierarchy should be well defined. Each employee should know his immediate superior and should receive order from him only. हेनरी फ्योल का कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन का हर मेंबर किसी एक सुपीरियर से उसको ऑर्डर मिलना चाहिए। अब अलग अलग सुपीरियर से उसको ऑर्डर मिलता है तो यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है कि किसका ऑर्डर फॉलो करना है और किसका ऑर्डर फॉलो नहीं करना है। सो उसकी जो एफिशिएंसी वो कम हो जाती है, वो डिसीज़न नहीं ले पाता है। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ही सुपीरियर होना चाहिए और उसी सुपीरियर से उसको ऑर्डर मिलना चाहिए और उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को ये पता होना चाहिए कि मेरा सुपीरियर कौन है और मुझे किसका ऑर्डर फॉलो करनी है, जिससे कि अब जो कॉन्फ्लिक्ट जो होती है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम्स है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की, उसको अच्छी तरह से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है कि आपको जो ऑर्डर देना है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ है उनको कोई एक ही उनका सुपीरियर होना चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हो।